नमस्कार। आज मैं इस व्याख्यानमाला में या इस व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, इस विषय जो आपने इस पोस्टर में सुना ही होगा, इस विषय में हम द वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशन एंड स्टेट और भारत राष्ट्र, तो ये जो पाश्चिमात्य कल्पना जो है नेशन, उसके बाद में जो स्टेट, नेशन हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन जो करना चाहेंगे उसको हम राष्ट्र कहेंगे, और जो स्टेट है राज्य। तो नेशन स्टेट की कल्पना का जो बात करते हैं तो हिंदी में उसको हम कहेंगे कि राष्ट्र राज्य। ये राष्ट्र राज्य की जो पाश्चिमात्य कल्पना है, पाश्चिमात्य अवधारणा है, और हमारे भारतीय संकल्पना में, भारतीय अवधारणा में, भारतीय दर्शन में राष्ट्र यह कल्पना क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस भाषण को आगे ले जाने के पहले मैं आपको कह दूं कि मैं सबसे पहले तो ये राष्ट्र और राज्य की संकल्पना का विकास कैसे हुआ, और ये जो पाश्चिमात्य अवधारणा क्या है, पश्चिम की कल्पना क्या है राष्ट्र राज्य को कहते हुए, इसकी बात करते हुए मैं भारत की राष्ट्र राज्य की कल्पना क्या है इसकी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले न्यूज़ क्यूज इंडिया की टीम, मेरे दोस्त दिनेश जी और हिमांशु जी, दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उसके लिए बहुत उन्होंने मेहनत उठाई, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और इस प्रकार का विषय मुझे आपके सामने ले आने के लिए जो मौका दिया, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आज के समय में एक राष्ट्र की कल्पना को लेकर के, भारतीय राष्ट्र की कल्पना को लेकर के एक बड़ा एक डिस्कशन हो, और कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। तो आज के समय में जब हम राष्ट्र की बात को लेकर के एक बात चल रही है, हम सदैव राष्ट्र की कल्पना को लेकर के बात कर रहे हैं, उसके भारत इस राष्ट्र की कल्पना के पक्ष में और उसके विपक्ष में इस प्रकार का एक जो डिबेट चला हुआ है, इस समय में मुझे लगता है कि इस विषय पर हमारा जो इस बात पर डिस्कशन करना, इसको यहाँ पर एक विवेचन के लिए ले आना, मुझे लगता है एक अच्छी कल्पना है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग जो जुड़ गए हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। जब राष्ट्र की कल्पना को लेकर के, राष्ट्र राज्य की कल्पना को, नेशन स्टेट की कल्पना को लेकर के जब बात करते हैं, तो नेशन ये जो संकल्पना है, जब किसी भूभाग में रहने वाले लोग किसी एक विशेष विचार या किसी विशेष पहचान को लेकर के जब उनमें एकता की भावना का विकास होता है, तब हम कहेंगे कि उनमें राष्ट्र की कल्पना का विकास हो चुका है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ये जो वेस्टर्न नोशंस के हम जब राष्ट्र, नेशन स्टेट की कल्पना, नेशन की कल्पना करते हैं, तब वो लोगों को किसी एक विशेष पहचान को लेकर के, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर के जब उनमें ये लगने लगता है कि हम साथ हैं, हम एक भावना से जुड़े हुए हैं, तब उस राष्ट्र की कल्पना का विकास होता है, ये मानते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर हमें लेना है, तो इजराइल, ये जो राष्ट्र 1948 में बना, लेकिन उसके पहले भी इजरायली लोगों को एक इजराइल की जो भूमि है, जेरूशलेम की भूमि है, और उनकी प्रार्थनाओं में इस भूमि की वो कामना करते हैं और वहाँ पर बसने की बात वो हमेशा उनके विचारों में रही है। इसलिए इजराइल जो नेशन स्टेट है, स्टेट 1948 में पैलेस्टीन की लैंड लेकर के, वहाँ की वो ज़मीन लेकर के वो जो बस गए, तब वो स्टेट बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया। लेकिन नेशन ये जो कल्पना है, क्योंकि वो पहले से उस भूमि पर बैठने की, वो भूमि हमारी है, हमारी संस्कृति वहाँ पर बसती है, ये कल्पना को लेकर के हमेशा उन्होंने वो आइडिया कंसीव कर रखी थी, इसलिए वो नेशन पहले से एग्जिस्ट करता था। 1948 में वो नेशन स्टेट बन गया। तो इस प्रकार से हम नेशन स्टेट की कल्पना कि नेशन जो ये कल्पना है कि जब किसी विशेष पहचान को लेकर के जब लोगों को लगने लगता है कि हम एक विशेष पहचान से साथ में जुड़े हैं, तब जाकर के नेशन की कल्पना आती है। अब जब ये नेशन की कल्पना, तो उसके 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, 4 इम्पॉर्टेंट उसके तत्व है। वो तत्व जब मिल जाते हैं, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि उसकी नेशन का स्टेट बन जाता है, नेशन स्टेट बन जाता है। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, अगर हम बहुत सारे जो विचारक है, पाश्चिमात्य विचारक है, राजनीतिज्ञ है या राजनीति के
राजनीति विज्ञान पर विचार करने वाले जो भी विचारक रहे हैं, उनमें से मैं कुछ एक का नाम बता दूंगा। हॉल है, मैक्लेवर है, फिलीमोर है, गार्नर है। इस प्रकार के विचारकों ने अपनी जो भी राष्ट्र राज्य की कल्पना को लेकर के जो भी एक डेफिनेशन रखी है, उसमें हमारे सामने आया है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक जियोग्राफी, एक निश्चित भूभाग है जिसे हम जियोग्राफी या टेरिटोरी कहेंगे। उस भूभाग में रहने वाली पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इस जनसंख्या का, इस पॉपुलेशन का अपना गवर्नमेंट वो बनता है, और उस गवर्नमेंट की वो जो शासन है, वो सरकार है, उस सरकार को अपने उस भूभाग में रहते हुए वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उनके सही और गलत के जो भी फैसले लेने हैं, उनके विकास के, उनके कल्याण के जो भी फैसले लेने हैं, ये सारे फैसले लेने में उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी। तो मैं जो 4 फैक्टर्स कह रहा था किसी भी नेशन को नेशन स्टेट बनने के लिए, तो उसमें इन 4 फैक्टर्स का होना महत्वपूर्ण है। उसमें है जियोग्राफी, जो निश्चित भूभाग है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट, जिसको सरकार, और वो है उसकी जो अंत में है, मैंने जो चौथा फैक्टर जो कहा था, वो सॉवरेनिटी है। निश्चित भूभाग में जब लोग रहने लगते हैं, निश्चित भूभाग में जब लोग रहे हैं, तभी वो अपना गवर्नमेंट बना पाएंगे। कोई जहाँ पर पॉपुलेशन है नहीं, जहाँ पर जनसंख्या रहती नहीं है, वहाँ पर वो नेशन स्टेट बनने के लिए वो लैंड सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते नहीं। जैसे अंटार्कटिका एक लैंड है, एक जियोग्राफी है, पर वहाँ पर लोग रहते नहीं है, इसलिए वो स्टेट नहीं बन सकता है। जब पॉपुलेशन रहेगी तो जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने कहा था वो है गवर्नमेंट, वो तभी गवर्नमेंट बना पाएंगी। और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसी भी अधीन ना हो करके, किसी के, जैसे भारत में ब्रिटिशों के रहते हुए ब्रिटिश ही भारत का निर्णय लेते थे, ब्रिटिश ही भारत का निर्णय लेने में पूरी तरह से उनकी सारी जो चाबियां थी भारत की, यहाँ के निर्णय लेने की, उनके हाथ में थी, भारतीय लोगों के हाथ में नहीं थी। तो भारतीय लोग सॉवरिन नहीं थे, वो ब्रिटिश के अधीन थे। लेकिन जब हमको स्वतंत्रता मिली तब हम एक सॉवरिन स्टेट बन गए। तो इस प्रकार से 4 बातें जो मैंने कही है कि ज्योग्राफी है, टेरिटोरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है। तो ये 4 बातें जब मिल करके जब एक उस संरचना का विकास होता है, उसका अस्तित्व आता है, तब वो जो राष्ट्र की कल्पना है, एक भावना को लेकर के हम साथ में जुड़े हैं, इस भावना को वो एक फलीभूत स्वरूप जो है उसको प्राप्त होता है, वो राष्ट्र राज्य बन जाता है। अब इस राष्ट्र राज्य की कल्पना को लेकर के बहुत सारी उसका जो एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इन बातों को लेकर के अनेक विचार है। उनमें से कुछ हम उसके एवोल्यूशनरी फेजेस है, उसके विकास के कुछ उसका जो ये है स्टेजेस है, उसकी स्थितियां है, उसको हम कह सकते हैं कि जो उसको एक कहते हैं कि पहली बात तो है कि अर्लीस्ट स्टेज। अर्लीस्ट स्टेज मतलब ये राष्ट्र राज्य की विकास की बिल्कुल शुरुआत की कल्पना है, जिसको शुरुआती राज्य हम कह सकते हैं, अर्लीस्ट स्टेट कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो जो परिवार है, परिवार में एक परिवार का मुखिया होता था और उनके जो कमांड है सब लोगों को फॉलो करना होता है। वो परिवार में एक भावना होती कि हम साथ में जुड़े हैं, ये भावना थी। और उस परिवार का कोई मुखिया था जो परिवार को चलाता था, परिवार के लिए नियम कानून बनाता था। अब ये परिवारों का समुच्चय मिलकर के एक बड़ा समुच्चय बन गया, और उसी का एक परिणति हम कह सकते हैं कि जो कबीला वाले लोग हुआ करते थे, इस शुरुआत की राज्यों की कल्पना हो सकती है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन कबीला वाले जो लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, जो पशुपालन करते थे, जो नोमैडिक अवस्था में या भटकती हुई अवस्था में जो लोग रहते थे, उनको राष्ट्र राज्य, उनके समुच्चय को, उनके ह्यूमन कॉन्ग्लोमरेशंस को हम राष्ट्र राज्य कहते हुए दिक्कतें इसलिए भी है क्योंकि वो सतत एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक वो घूमते रहते थे, वो कहीं सेटल नहीं होते थे, तो उनका सेटलमेंट का इशू था। इसलिए उनको राष्ट्र राज्य कह सकते हैं क्या, इस बात को लेकर के जो पॉलिटिकल साइंस के विचारक है, उनमें एक प्रकार का एक डिबेट है, बहुत जगह पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसी जो कड़ी में जो दूसरी जो अवस्था है, जो दूसरी स्टेज है, दूसरा फेज भी हम जिसे कह सकते हैं, वो है रिवर वैली स्टेट्स। रिवर वैली स्टेट्स मतलब अगर हम मानवीय सभ्यता के विकास की अगर बात करते हैं या फिर मानवीय सभ्यता के विकास के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो मानव की बड़ी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पे
या जो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वो नदियों के किनारे पर हुआ। जैसे भारत का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हमारी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहते हैं, या फिर भारतीय समाज में गंगा, रिवर गंगा जो हम सबसे सेक्रेड रिवर कहते हैं, पवित्र नदी कहते हैं, उसके जो बैंक्स है, उसका जो किनारा है, उस किनारे पर एक समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ है, ये हम जानते हैं। उसी प्रकार से चाइना में होयांग हो एक नाम की जो नदी है, या फिर यांगत्से कियांग नाम की नदी है, उसके किनारे में चाइनीज सभ्यता जो है, चीनी सभ्यता जो है, चीनी सभ्यता का विकास हुआ है, ऐसे कहते हैं। उसी साथ में हम कह सकते हैं कि टिग्रिस नदी के किनारे, जो टिग्रिस नदी है, उसके किनारे इराक और जो सीरिया, पहले उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, उस सभ्यता का विकास हुआ है, ये भी माना जाता है। उसी प्रकार से जो हम नाइल को कहते हैं कि द लाइफ ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो जीवन है वो नाइल नदी के किनारे हुआ है। तो ये जो राष्ट्र राज्य है, या फिर मानवीय सभ्यता और मानवीय सभ्यताओं को लेकर ही राष्ट्र राज्यों का जहाँ पर विकास हुआ, तो नदियों के किनारे हुआ। हमने कहा है कि गंगा, सिंधु, होयांगो है, यांगत्से कियांग है, टिग्रिस है, नाइल है। उस प्रकार से अन्य सारी नदियों के किनारे बहुत सारे जो मानवीय सभ्यताओं के विकास के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का भी विकास हुआ। अब ये राष्ट्र राज्य, चूंकि अब मानवीय जीवन को अब एक स्थैर्य प्राप्त हो चुका था, मानव साथ में अब रहने लगा था, तो वो अपना विकास करने लगे, पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे, और अपनी सभ्यता का विकास करते करते उसको बढ़ाने भी लगे। तो वो ये राज्य जो थे, कबायली या कबीले वाले जो राज्य थे, जो एक जगह पे नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो नदी के घाटी के किनारे में जो भी सभ्यता का विकास हुआ है, वो जो सारे जो राज्य है, वो सारे राज्यों एक स्थैर्य प्राप्त हुआ था, उनका एक निश्चित भूभाग था, और वो भूभाग को बढ़ाते गए। तो उनकी कुछ विशेषता ऐसे है कि ये जो एम्पायर्स है, ये साम्राज्य जो बने वो बड़े थे। बहुत सारे साम्राज्यों में एक राजेशाही पद्धति जो थी, मोनार्किकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे था, और यहाँ का जो स्टेट, ये जो राज्य थे, वो राज्य पे धर्म का प्रभाव था। the river valley states were influenced by religion and there was a military administration शुरुआत के दिनों में। इसी कड़ी में अगर नेक्स्ट स्टेज, अगर ये राष्ट्र राज्यों के विकास की नई स्टेज को हम देखते हैं, इस कड़ी में नेक्स्ट स्टेज को अगर हम समझते हैं, तो उसमें हम ग्रीक सिटी स्टेट्स जो है उनका उदाहरण ले सकते हैं। 4th और 5th सेंचुरी BC, मतलब हमारा जो एक काल गणना होती है, जो आज के समय में जो इंग्लिश काल गणना हम मानते हैं, वो जो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उनके जन्म के बाद का जो अब 2021वां साल जो हमारा चल रहा है, उसके पहले जो 400 से 500 सेंचुरी के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स का विकास हुआ है, ये माना जाता है। और ये ग्रीक सिटी स्टेट्स जो है, ये राष्ट्र राज्य की कल्पना के विकास में इनका जो दर्शन रहा है, ये दर्शन, क्योंकि अभी जो इन्हीं का ज़्यादा इन्फ्लुएंस पूरे पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी के ये दर्शन है और राजनीति विज्ञान है, इस पर प्रभाव है। तो ये जो ग्रीक सिटी स्टेट्स से ही जो एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस, ये जो विचार परंपरा आई है, वो इन्हीं स्टेट्स में, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स में, यूनानी नगर राज्यों में उनका विकास हुआ, ये माना जाता है। पर उसी के समकालीन या फिर उसके पहले की भी हम कह सकते हैं, ग्रीक सिटी स्टेट से भी पहले की यहाँ पे जो एक सभ्यता थी, जो भारत की सभ्यता थी, उसे ये हमको याद रखना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब बात कर रहे थे 25 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो वो भाषण कर रहे थे, तब उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा था कि भारत में ये जो हम अब डेमोक्रेसी का स्वीकार कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वीकार कर रहे हैं, या रिपब्लिक हम बनने जा रहे हैं, इस प्रकार के रिपब्लिक भारत में बहुत पहले से थे। तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी, उसमें इलेक्शंस हुआ करता था, और उसमें उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघों का भी उन्होंने एक प्रकार का जिक्र उन्होंने किया था उस भाषण में। तो भारत में भी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के समकालीन जो नगर राज्य व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी यहाँ पे, उसको वैदिक एज जो कहते हैं कि वेदों के समय में यहाँ पे जो नगर राज्य थे या फिर यहाँ के जो राज्य थे, वे राज्य भी कह सकते हैं कि एक रिपब्लिक्स वहाँ पर हुआ करता था, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी। उसी के साथ में फिर ये जो लेकिन ग्रीक सिटी स्टेट्स
या हम वैदिक राज्यों की जब बात करते थे, उनकी जो ज्योग्राफी थी या उनका एक्सपांशन जो था, उनका विस्तार जो था, वो उसका मर्यादित विस्तार था, वो बहुत बड़े थे नहीं। फिर उसके बाद में इसका विस्तार होता गया और एक जो मेगा एम्पायर्स जिससे कह सकते हैं, जो बड़े एम्पायर्स है, उसमें मगध एम्पायर है भारत का, और उसी के साथ में रोमन एम्पायर जो इटली में शुरुआत होकर के एक पूरे यूरोप पर और एशिया माइनर और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा जो है उसने अपने आप में कवर किया था, अपने आप में एक सॉलो किया था। तो वो एक व्यवस्था है कि रोमन एम्पायर है या फिर मगध एम्पायर की जो सिस्टम है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि आगे इस कड़ी में इसका फिर अपभ्रंश हुआ, क्योंकि ये जो मेजर एम्पायर्स थे, ये बिग एम्पायर्स थे, ये मेगा एम्पायर्स जो थे, रोमन एम्पायर या मगध एम्पायर, इनका जब विघटन हुआ या उनके अपने ही कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण जब वो फॉल अपार्ट हो गए, वो टूट गए, तब एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई कि जो राजा के अधीनस्थ काम करके, राजा के सुजरानिटी में काम करते हुए जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बन गई। तो उसमें जो था, तो उस व्यवस्था को हम कहेंगे कि फ्यूडल स्टेट। तो हम जब राष्ट्र राज्यों के विकास की जब बात कर रहे थे, तो शुरुआत में मैंने कहा जो अर्लियर स्टेट्स, जिसे हम परिवार से शुरुआत होकर के आगे चल कर के वो कबीलों के स्वरूप में आ गए, लेकिन उनको हम नगर राज्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी निश्चित भूभाग नहीं था। लेकिन निश्चित भूभाग फिर बाद में हमने कहा कि रिवर वैली स्टेट्स जो है, नदियों के घाटी में, नदियों के किनारे पर जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ और जो नगर राज्यों का विकास हुआ, उन नगर राज्यों को हम कह सकते हैं कि वो एक निश्चित उनका एक मैंने जो 4 बातें कही थी, ज्योग्राफी है उसका, फिर ज्योग्राफी का पॉपुलेशन, उस ज्योग्राफी में निश्चित विभाग में रहने वाली पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के साथ फिर आगे चल करके उनका गवर्नमेंट है, वो पॉपुलेशन अपना गवर्नमेंट बनाती है, और उस गवर्नमेंट को अपने लोगों के लिए जो भी निर्णय लेने हैं, वो निर्णय लेने की पूरी स्वायत्ता है, वो संप्रभु है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरिन है। ये हमने अभी इनका विकास किया। तो ये जो इसकी बात कही कि नगर राज्यों का किस प्रकार से विकास हुआ। मॉडर्न नेशन स्टेट्स, ये अब तक हम जो देख रहे थे कि एंशिएंट या फिर पुरातन जो कल्पना है नगर राज्यों की, उसकी बात कर रहे थे। जब मॉडर्न नेशन स्टेट्स प्राइमरीली जब हम बात करते हैं या आधुनिक राष्ट्र राज्यों की जब बात करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका पहला सबसे कुछ चीज़ों की जब विकास की जब बात करते हैं, तो वॉर ऑफ रोजेस, जो वहाँ की जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, इंग्लैंड के राजा की, इंग्लैंड के जो राजा थे, ट्यूडर उनका सरनेम था, ट्यूडर जो राजा हुआ करते थे, ट्यूडर क्लैन के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं ने जो एक युद्ध किया, उसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। वो 1485 में वो हुआ था, और तब वहाँ ट्यूडर घराने के जो राजा थे, हेनरी 7वां हेनरी जो थे, उनके नेतृत्व में, और उसी कड़ी में फिर बाद में हेनरी 8वां जो था, हेनरी द 8th, और उन्होंने जो आर्माडा का युद्ध किया। अब ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम मॉडर्न नेशन स्टेट को समझे बिना भारतीय राष्ट्र की कल्पना को समझना हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि जो ये आर्माडा का वॉर जो हुआ, वॉर ऑफ आर्माडा जिसे कहते हैं, वो 1588 में ये युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद उन्होंने यूरोप का एक बड़ा भूभाग जो है अपने साथ जोड़ करके एक मेगा एम्पायर बनाने की, एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा साम्राज्य बनाने की उन्होंने कोशिश की। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में फ्रांस ने भी अपना साम्राज्य बनाया, और फ्रांस ने साम्राज्य बनाया। अब प्राइमरीली ये साम्राज्य का जो एक्सपांशन है, उसका विस्तार करने की जो प्रवृत्ति है, अगर हम उसको देखते हैं तो नेपोलियन के आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की। अब ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों की कल्पना की जब बात कर रहे हैं, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का विकास कैसे हुआ, तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों में की शुरुआत ही युद्ध से होती है। अब उसी की कड़ी में अगर हम कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कहे या एक महत्वपूर्ण घटना जिसे कहते हैं, वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है, वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया में आकर के, क्योंकि बारंबार इस प्रकार के युद्ध होते रहे थे और इस प्रकार के युद्धों से एक अशांति का माहौल बना था, तो अपनी एक निश्चित भूभाग हर राज्य का तय होगा
और उस भूभाग को जो है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उस भूभाग में रहने वाले लोगों ने अपना जो गवर्नमेंट बनाया है, उनकी जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता का सम्मान करना होगा। वी विल हैव टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। वी डोंट हैव टू एनक्रोच ऑन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेट बाउंड्रीज को डिटरमिन करते हुए दूसरों के बाउंड्रीज में आक्रमण नहीं करना है, अटैक नहीं करना है, अग्रेशन नहीं करना है। इस भाव को लेकर के 1648 में 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसे कहते हैं, वेस्टफेलिया की जो संधि है, उसके बाद में ये आधुनिक राष्ट्र राज्यों का विकास हो गया, ऐसे माना जाता है। तो मैंने 2-3 आधुनिक राष्ट्र राज्यों के विकास की एक कुछ मोटी मोटी घटनाएं कही, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में उनका जिक्र मैंने किया। एक है वॉर ऑफ रोजेस, वो जो हुआ था 1485 में। तब के राजा जो ब्रिटेन के थे, उनका नाम हेनरी द 7th, और ये ट्यूडर घराने के राजा थे, ट्यूडर डायनेस्टी के राजा थे। सेकेंड, उसी ट्यूडर डायनेस्टी का जो हेनरी द 7th राजा था, 1588 में वॉर ऑफ आर्माडा हुआ, और उसके बाद में उन्होंने स्टेट्स को एक्सपांड करने का, अपने राज्य का एक्सपांशन करने का उन्होंने जो एक कोशिश की, उन्होंने जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, उससे हुआ यूं के अन्य राज्यों में भी अपने साम्राज्य का निर्माण करते हुए, अपने स्टेट का निर्माण करते हुए अपने राज्य को बढ़ाने की भावना उनमें विकास हो गई। तो अब उसी कड़ी में हमने देखा कि वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आने के बाद भी उसके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आती है, लेकिन उसके पहले भी हमने देखा है कि नेपोलियन का जो एक समय था, नहीं नेपोलियन तो उसके बाद आता है, लेकिन नेपोलियन वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद भी नेपोलियन के एरा में, नेपोलियन के टाइम में अपना विस्तार, साम्राज्य विस्तार करने की प्रवृत्ति यूरोप में दिखती है। तो अगर हम स्टेट, ये मॉडर्न नेशन स्टेट की कल्पना की जब भी बात करते हैं, तो ये सारी कल्पना में हम अगर देखते हैं तो वेस्टर्न यूरोप के जो भी दार्शनिक है, विचारक है, जिन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, उनका प्रभाव ये सारे विचारों पर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसका ये विचार जब हम करते हैं तो हमें एक तो एक आधुनिक कल्पना है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ये एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए, विनाश करते हुए जिस सभ्यता का विकास हुआ, इस प्रकार की एक जो सभ्यता है, उसको नेशन स्टेट की आइडिया इन लोगों ने दी है। अब कुछ पर्सपेक्टिव्स है, उसका भी थोड़ा सा शॉर्ट में और बिल्कुल संक्षिप्त में उसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन करता हुआ आगे निकलता हूँ। तो उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक लिबरल पर्सपेक्टिव है, जो उदारवादी दृष्टिकोण, जो उदारवाद जिसे कहते हैं। तो आजकल जो लिबरल, भारत में लिबरलिज्म की बात करते हैं, लेफ्ट लिबरल की एक कल्पना सामने आती जा रही है। तो ये लिबरल पर्सपेक्टिव स्टेट के बारे में क्या कहता है कि ये पूरी तरह व्यक्ति को केंद्र में रख करके व्यक्ति को कहता है कि व्यक्ति ये अपने आप में परिपूर्ण है, और व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्ति ये साध्य है, और राज्य एक साधन है व्यक्ति का भलाई करने का, व्यक्ति का कल्याण करने का जो साधन है वो राज्य है। तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि इंडिविजुअल एज एन एंड एंड द स्टेट एज अ मीन्स। तो स्टेट एक साधन है, मीन्स है व्यक्ति की परिपूर्णता, व्यक्ति की इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो वो क्या है, राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। ये कल्पना की बात उन्होंने रखी है। इस कड़ी में फिर हम एडम स्मिथ की बात कर सकते हैं, एडम स्मिथ के विचार है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर हॉब्स है, लॉक है और रूसो। थॉमस हॉब्स जिनका नाम है, जॉन लॉक ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे, थॉमस हॉब्स भी ब्रिटिश फिलोसोफर थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भी भाषाओं में अपनी किताब लिखी है। थॉमस हॉब्स की एक फेमस किताब है, उसका नाम है लेविएथन। उसमें राज्य की कल्पना का बड़ा विस्तार उन्होंने ठीक से किया है। जॉन लॉक और फिर रूसो, इनके विचारों में राज्य और राज्य की कल्पना को लेकर के कैसे इनको एक लिबरल थिंकर्स इन्हें कहा जाता है, उदारवादी विचारक इन्हें कहा जाता है। तो जनरली इन्होंने क्या कहा है कि जो हॉब्स की आइडिया है, थॉमस हॉब्स, क्योंकि थॉमस हॉब्स जब वो लेविएथन नाम की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, वो किताब लिख रहे थे, थॉमस हॉब्स, उनकी किताब का नाम मैंने बताया था लेविएथन। वो किताब जब लिख रहे थे तो उन्होंने ब्रिटेन में जिस प्रकार से
वहाँ पर जो क्रांति हुई थी, जिस प्रकार से अराजकता या फिर अस्थिरता का माहौल बना था, उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे। इसलिए उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में या फिर मानवीय स्वभाव के बारे में कहा है, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, नास्टी, ब्रिटिश एंड सॉलिटरी। सेल्फिश, नास्टी, ब्रिटिश एंड सॉलिटरी। व्यक्ति स्वार्थी, स्वयं केंद्रित और दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने वाला होता है। इसलिए जो है कि राज्य को कैसे होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस प्रकार से जो भी अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने वाला जो व्यक्तियों का स्वभाव है, उसको उसने कुचल देना चाहिए। तो राज्य की कल्पना सबसे महत्वपूर्ण और राज्य सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, ये कल्पना टॉमस हॉब्स कहते हैं। लेकिन उन्होंने इस कल्पना को कहते हुए भी पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उसके पहले इमैनुअल कांट वगैरह की कल्पनाओं में जिस प्रकार से कहा गया था कि जो राजा जो है, राजा किंग इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राजा ईश्वर का ही स्वरूप है, धरती पर अवतरित हुआ है, इस प्रकार की मानने की कल्पना थी। लेकिन ये टॉमस हॉब्स के विचारों के बाद में जो कल्पना है कि राजा कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, तो जो लोगों की इच्छा से बना हुआ राजा है, तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संधि, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आइडिया। तो राजा तब तक राज गद्दी पर बैठा रहेगा जब तक लोगों की इच्छा है। जब लोगों की इच्छा उससे या फिर लोगों की भावनाओं की अगर वो कदर नहीं करता है, तो राजा को हटाया जाएगा। इस प्रकार की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आइडिया थी। टॉमस हॉब्स उस प्रकार का स्पेस ज़्यादा रखते नहीं है, लेकिन जॉन लॉक और रूसो की आइडिया में वो कहते हैं कि अगर राजा लोगों के हितों के लिए काम नहीं कर रहा है, लोगों की इच्छा आकांक्षाओं के हितों हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा है, तब राजा को हटाने की जो कल्पना है वो राज्य में उन्होंने रखी थी। तो ये जो लिबरल आइडिया है। मार्क्सिस्ट आइडिया में ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्क्सिस्ट हमेशा कार्ल मार्क्स के विचारों से लेकर के, फिर बाद में कार्ल मार्क्स है, वी आई लेनिन, व्लादिर इलिश लेनिन, उसके बाद में ग्रामशी है, और फिर बाद में एक जो विचारों की एक कड़ी आई, उस मार्क्सिस्ट विचारकों का ये मानना है कि राज्य ये नेचुरल नहीं है, ये राज्य एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ये कृत्रिम एक क्या है, ऑर्गन है, राज्य है। और इसलिए, और उनका ये मानना है, अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि लिबरल विचारों में भी राज्य को वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं मान रहे, एक जीवंत सजीव जिसको सजीव एक वस्तु है या फिर सजीव एक एंटिटी है, वो नहीं मान रहे हैं। वो मान रहे कि राज्य ये कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्रिएट की हुई एंटिटी है, ऐसा मानने की उनकी परंपरा है। ऑन दी अदर हैंड, उसके विपरीत भारत में राष्ट्र की कल्पना को हमेशा हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मैं आगे चल करके बात करूंगा ही, लेकिन इसका जिक्र आया इसलिए मैं एक बार इसको कह दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो, इनके सारे विचारों में अगर हम देखते हैं तो भारत इस राष्ट्र की कल्पना को जब वो बात करते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे मानते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसकी जो रूट्स है, उसका जो बेस है, वो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता में है, हमारे धर्म की कल्पना में है, वो उसे भारत में माना गया है। उसका हम जिक्र आगे करेंगे। हम कह रहे थे लिबरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि मार्क्सिस्टों का ये मानना है कि स्टेट एक बुर्जुआ, वो हमेशा मार्क्स समाज को एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखते हैं। मार्क्स का क्या मानना था कि समाज में हमेशा दो प्रकार के वर्ग है। एक जो है जो बुर्जुआ है, जिसकी उत्पादन के जो संसाधन है उस पर अपना मालिकी अधिकार है, और जो दूसरा प्रोलेटेरिएट वर्ग है कि जिसके पास उत्पादन के साधन वगैरह कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ श्रम है, वो श्रमिक है। तो जो उत्पादन के संसाधनों पर जिनकी मालिकी है उनको वो कहते हैं कि वो बुर्जुआ है। उनको शब्द जो है वो जर्मन शब्द उन्होंने दिया है बुर्जुआ, जो रिच और जिनकी ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और जो कामगार वर्ग के लोग हैं, कामगार वर्ग के लोगों को, जो लेबर क्लास के लोगों को वो प्रोलेटेरियत कहते हैं। तो एक साइड में बुर्जुआ जो अमीर लोग हैं, जो गरीब कामगार लोग हैं वो प्रोलेटेरियत। ये दो क्लासेस है, और ये दो क्लासेस के बीच में हमेशा संघर्ष की परिस्थिति बनी रहती है, संघर्ष का माहौल बना रहता है। इस प्रकार के मार्क्स की आइडियाज का एक मूल आधार है। तो उन्होंने राज्य को भी उसी प्रकार से देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल।
हमेशा राज्य एक क्लास स्ट्रगल के उसका प्रोडक्ट जो है, उसका परिणाम है जो राज्य की निर्मित होती है। और आगे चल करके, क्योंकि वो तब तक जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स का उगम हुआ है, जो 14th सेंचुरी 15th सेंचुरीज आइडियाज़ है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, उसके बाद में हमने कहा कि जिस प्रकार से वॉर ऑफ रोजेस हुआ, वॉर ऑफ आर्माडा हुआ, उसके बाद में नेपोलियनिक वॉर्स हुए, उसके बाद में किस प्रकार से अपना राज्य का एक्सपांशन करने की जो प्रवृत्ति है उनमें बनती गई। और उसी कड़ी में हमने देखा कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, और उस अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जिसे हम कहते हैं, ये जो सारी जो क्रांति है उसका मूल आधार ही एक क्या है कि हिंसा में है, कुछ अपने लिए पाने में है। तो वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटीज है, वो वेस्टर्न नेशंस स्टेट की जो आइडिया है, पाश्चिमात्य राष्ट्र राज्यों की कल्पना की जो आइडिया है, तो वो सारी जो आइडिया है वो एक तो हिंसा में है या संघर्ष में है। उसी का सहारा लेते हुए मार्क्स कहते हैं कि स्टेट एज एन ऑर्गन ऑफ द इकोनॉमिक डोमिनेंट क्लास, राज्य हमेशा ही वो एक निष्पक्ष, जिसे एंटिटी कहेंगे, निष्पक्ष इस प्रकार की कोई एक साधन नहीं है राज्य, तो वो है डोमिनेंट क्लास, मतलब जो बुर्जुआ क्लास है, जो रिच क्लास है, जिनका ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसे क्लास का ही एक वो क्या है, साधन है, वो प्रोडक्ट है, उसी का प्रभाव राज्य पर रहता है। आगे चल करके वो कहता है कि इसलिए स्टेट कभी भी, राज्य कभी भी, राष्ट्र राज्य कभी भी समाज में हार्मनी, मतलब सामंजस्य और एकता, यूनिटी, हार्मनी एंड यूनिटी, स्टेट कैन नॉट ब्रिंग हार्मनी एंड यूनिटी, ये मार्क्स का मानना है। इसलिए फिर वो क्या कहते हैं कि लेकिन ये परिस्थितियों को बदलना है। मार्क्स एक जगह कहते हैं, द फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। इसका मतलब क्या है कि जो अनेक सारे जो फिलोसोफर्स है, दार्शनिक है, उन्होंने वर्ल्ड को अनेक प्रकार से उसका क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है, उसका अनुमान लगाया हुआ है। लेकिन ये सब होते हुए भी ये सब डिस्कशन करने से क्या होगा, द पॉइंट इज टू चेंज दिस, तो विश्व को बदलना है। तो फिर मार्क्स क्या कहते हैं कि फिर वो, इसलिए वो कहते हैं कि विश्व के सारे मजदूरों एक हो, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर, विश्व के सारे मजदूरों एक हो, और एक होकर के क्या करना है, जो उस समय की जो प्रस्थापित राज्य व्यवस्था है उसको गिराना है, और प्रोलेटेरिएट की राज्य व्यवस्था, जो कामगार वर्ग का जो शासन है, उसे लाना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट, इंग्लिश में उसे कहते हैं, उस राज्य को फेंक देना है उठा करके, ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट, राज्य को ओवरथ्रो करना है। अब उसको ओवरथ्रो करने के बाद क्या करना है, तो उसको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को एस्टैब्लिश करना है। मतलब जो सर्वहारा वर्ग है, जो कामगार वर्ग के लोग हैं, उस सर्वहारा वर्ग के लोगों का जो डिक्टेटरशिप है, उसकी जो तानाशाही है, उस तानाशाही को एस्टैब्लिश करना है। और वो तानाशाही जब एस्टैब्लिश हो जाएगी और सब कम्युनिस्ट प्रिंसिपल सभी इस प्रकार से फैल जाएंगे, और क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, सारी प्रॉपर्टी लोगों की रहेगी, उसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ईच अकॉर्डिंग टू वंस नीड, सबको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबको मिलेगा, और एक्स्ट्रा अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी है या एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि दैट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी। तो उस समाज में कोई क्लास नहीं रहेगा, वो सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, और वो क्लासलेस सोसाइटी जो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जा करके फिर वो क्या होगा, हो जाएगा कि स्टेटलेस सोसाइटी, उस राज्य की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो राज्य विहीन समाज का निर्माण हो जाएगा। उसको वो कहते हैं कि स्टेट विल विदर अवे, राज्य विघटित हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, स्टेट विल विदर अवे एंड स्टेटलेस सोसाइटी वुड बी क्रिएटेड, राज्य विहीन समाज का निर्माण होगा। ये इस प्रकार की पहली क्रांति 1917 में हुई थी रशिया में। हमने देखा कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तो आ गई, लेकिन वो सर्वहारा की तानाशाही इतनी ज़बरदस्त क्रूएल थी, वो निष्ठुर थी, कितने सारे लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया। स्टालिन के समय में
स्टालिन के समय में बहुत कितने हजार और लाखों लोगों को स्टालिन ने अपने विचारों का विरोध करने के लिए मार दिया, फिर साइबेरिया के जंगलों में या साइबेरिया के जेल्स में डाल के उनका भयंकर उनका क्या कहते हैं उनका कि परसिक्यूशन, उनका जो छल हुआ है और वैसे भी वो वहाँ पे मर गया है। माओ से तुंग सेकेंड जो क्रांति हुई है 1948 में, माओ से तुंग या फिर माओ जेडोंग जिन्हें कहते हैं, वो रशिया में क्रांति हुई थी 1948 में। हम उसका भी उदाहरण देखते हैं कि कितने सारे लोगों को माओ ने अपने समय में मार दिया है। और रशिया जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है, जो स्टेटलेस सोसाइटी बनने जा रहा था, खुद ही वो कोलैप्स हो गया 1991 में, 1991 में रशिया पूरी तरह से उसका विघटन हो गया, रशिया ढह गया। अब नई व्यवस्था जो है वो कैपिटलिस्ट मॉडल की व्यवस्था, जो डेमोक्रेटिक मॉडल की व्यवस्था वहाँ पर आई हुई है। चाइना में अगर हम देखते हैं तो वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जरूर है, लेकिन इकोनॉमिकली वो पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था नहीं है। वो वहाँ पर बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो उनके पास पैसा है, तो जो चाइना है वो किसी भी तरह से कैपिटलिस्ट, इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट स्टेट है, और पॉलिटिकली वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का वो डिक्टेटरशिप है। तो ये हुआ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य को उखाड़ देना है और फाइनली राज्य जो है वो विदर अवे हो जाएगा, राज्य विघटित हो जाएगा, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्र राज्य की कल्पना को समझने की आवश्यकता है। ये लास्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट ऑफ मेरा प्रेजेंटेशन है, उसको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। तो देखिए कि हमने अगर देखा है कि वेस्टर्न आइडिया जो नेशन स्टेट की है, राष्ट्र राज्य की वेस्टर्न आइडिया जो है, वो वेस्टर्न आइडिया एक तो हिंसा का उसका आधार है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का आधार है, राज्य को नकारने का आधार है, और राज्य को एक आर्टिफिशियल एंटिटी के स्वरूप में देखने का उस सारे विचारों का आधार है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं और उसके पहले नेशन की कल्पना को देखते हुए मैंने कहा कि किसी विशिष्ट आइडिया, विशिष्ट कल्पना को लेकर के, विशिष्ट पहचान को लेकर के, विशेष पहचान को, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर के जब लोगों को हम एक है और हमारा एक अलग से अस्तित्व होना चाहिए, ऐसा जब लगने लगता है, तब उसमें राष्ट्र राज्यों की कल्पना का, राष्ट्र की कल्पना का विकास होता है, मैंने कहा। और वो राष्ट्र की कल्पना जो है वो राज्य में तब परिवर्तित होती है जब उसका एक निश्चित भूभाग होता है, दूसरी उस भूभाग में रहने वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन होती है, तीसरा जो है वो गवर्नमेंट होता है, उसका एक शासन है, और चौथी बात जो है मैंने कहा कि उस गवर्नमेंट को अपना निर्णय लेने की संप्रभुता है, स्वायत्ता है। ये जो चार महत्वपूर्ण बातें, ये सब कहते हुए भारत की कल्पना के बारे में जब हम करते हैं, अब ये सब होते हुए एक बात मैंने कहना मैं भूल गया, यूरोपियन नेशन स्टेट या फॉर दैट अमेरिकन नेशन स्टेट की भी बात करें तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उनके राष्ट्र के निर्माण का आधार क्या है। तो अगर धर्म आधार कहेंगे तो धर्म भी आधार नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में शुरुआत में जब राष्ट्र राज्य वहाँ पे बने तो सारे राष्ट्रों में एक क्रिश्चियनिटी सभी जगह फॉलो की जाती थी, क्रिश्चियन धर्म ही का पालन किया जाता है। तो क्रिश्चियन धर्म के आधार को अगर मानते हैं और राष्ट्र राज्यों की वहाँ पे निर्मित अगर हो जाए, ये अगर हम मान लेते हैं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वहाँ पे सारा यूरोप जो है वो एक राष्ट्र बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे भी चलकर उन्होंने और विशेष पहचान को उन्होंने बल दिया और भाषा के आधार पर उन्होंने अपने राष्ट्रों का निर्माण किया। तो इंग्लिश बोलने वालों का इंग्लैंड, फ्रेंच बोलने वालों का फ्रांस, जर्मन भाषा बोलने वालों का जर्मनी, स्पेनिश भाषा बोलने वालों का स्पेन, और पोर्चुगीज भाषा बोलने वालों का पोर्चुगल। इस प्रकार से भाषा के आधार पर एक छोटे छोटे राष्ट्रों का वहाँ पर निर्माण हुआ। ऑन दी अदर हैंड भारत को एक सब कॉन्टिनेंटल साइज, एक द्वीप के आकार का भारत जो है, द्वीप के आकार का ये जो राष्ट्र है, ये जो राष्ट्र बना हुआ है, और इसमें इतनी सारी विविधता, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हर चीज में डाइवर्सिटी है। हमारी पहचान जो है, जो ऊपरीली दिखने वाली हमारी जो पहचान है, उसमें हमें विविधता नजर आती है, हमारी भाषाओं में विविधता नजर आती है, हमारे खान पान के तौर तरीके हैं उसमें विविधता नजर आती है। तो और यहाँ तक के जो भूभाग है, अगर हम साउथ में जाते हैं तो एक अलग प्रकार का भूभाग है, नॉर्थ में जाते हैं तो अलग प्रकार का भूभाग है, उत्तर पूर्व जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं वो अलग प्रकार का भूभाग है। ऐसा होते हुए भी हम जो राष्ट्र के नाते एक साथ जुड़े हुए जो है,
इसलिए भारत के बारे में तीन कल्पनाएं प्रमुखता से ये जो विचारक है, पश्चिमात्य दृष्टिकोण से दिखने वाले जो विचारक है, वो मानते हैं कि भारत न्यू नेशन है, भारत एक नव राष्ट्र है। तो भारत एक नव राष्ट्र है, इसका मतलब क्या है कि भारत का जो जन्म हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को जन्म हुआ, ब्रिटिशों के जाने के बाद या फिर ब्रिटिशों के आने के बाद। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिशों ने पूरी भारत को कंसोलिडेट किया, एक साथ में जोड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कंपनी ने जो 1757 में जो लास्ट बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी का जो सिराज उद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक फोर्सेस थे उनमें जो युद्ध हुआ था, तब पूरे भारत पर उनका जो शासन प्रस्थापित हुआ था, तब भारत का जन्म हुआ। या फिर 1857 के युद्ध के बाद 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का कब्जा लिया, तब भारत का जन्म हुआ। या फिर ब्रिटिशों के जाने के बाद 1947 14 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से इनमें एक भाव है कि भारत का जन्म ब्रिटिशों के आने के बाद हुआ। ब्रिटिशों ने ही भारत का उद्धार किया, उसके पहले भारत नाम का राष्ट्र अस्तित्व में नहीं था। ये जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भारत एक नव राष्ट्र है ब्रिटिशों के आने के बाद, या फिर ब्रिटिशों ने यहाँ से छोड़ जाने के बाद, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो निर्माण हुआ 1885 में, उसके बाद में एक जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, स्वाधीनता का आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल जो चला, तब जाकर के राष्ट्र की कल्पना का विकास हुआ। ऐसे मानने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो ये मानने वाले लोग, इनका ये मानना है कि भारत एक नवीन राष्ट्र है। ये भी मानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ये जो भारत है इसमें मल्टी नेशंस रहते हैं, बहुराष्ट्र रहते हैं, एक राष्ट्र नहीं है। भारत में तमिल बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, तेलुगु बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, मलयालम बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, मराठी बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, हिंदी बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, बंगाली बोलने वालों का अलग राष्ट्र है, अनेक राष्ट्र है, मल्टी नेशंस थ्योरी। तो इंडिया, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में जब कहते हैं कि इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग, राष्ट्र की बनने की प्रक्रिया में है, पूरा राष्ट्र नहीं है, भारत में अनेक राष्ट्र रहते हैं। तो बोला कि ये पहले है भारत के बारे में जो पाश्चिमात्य विचारों का जो एक चश्मा पहने हुए भारत की ओर जो देखते हैं, उन लोगों का यह मानना है कि भारत एक नवराष्ट्र है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्र रहते हैं, इन सारे राष्ट्रों को। तो इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट बट स्टेट नेशन। स्टेट है, उसमें अनेक सारे नेशनैलिटीज जो है, इंडिया इज अ स्टेट नेशन, अनेक नेशनैलिटीज जो है भारत में बसती है। लेकिन और जो तीसरा पर्सपेक्टिव है, जो वास्तविकता के करीब जाने वाला जो पर्सपेक्टिव है, भारत एक परमानेंट नेशन है, भारत एक इटर्नल नेशन है, चिर राष्ट्र। जो पहला मैंने कहा नवराष्ट्र, दूसरा बहुराष्ट्र, भारत में बहुराष्ट्र है, तीसरा पर्सपेक्टिव जो है भारत ये चिर राष्ट्र है, इटर्नल स्टेट है, भारत ये इटर्नल राष्ट्र है। और भारत इस राष्ट्र की संकल्पना के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं, हमारी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि राष्ट्र मतलब नेशन, धर्म मतलब रिलीजन, ये इस प्रकार का हमने जो ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन करके उन शब्दों का आरोपण हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में करते हैं, तब जाकर के हमारी दिक्कतें भी शुरू होती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रों को अगर हमें समझना है तो भारतीय राष्ट्र को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की फिलॉसफी क्या है, भारत का दर्शन क्या है, भारत का तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं या दर्शन जो कहते हैं, जो फिलॉसफी है वो क्या है। तो इसीलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भारत की फिलॉसफी ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हम ना देखें। भारत की फिलॉसफी को अगर हमें समझना है तो भारत के वेद, भारत के पुराण, भारत के ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे समझना होगा हमें, तब जाकर के भारत की सभ्यता के बारे में हमें पता चलेगा। और भारत को जब हम भारत का जो धर्म जी कॉन्सेप्ट है, यह रिलीजन के बराबर नहीं है, क्योंकि रिलीजन ये जो सेमेटिक रिलीजन्स जिसे कहते हैं, उसमें जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। जो जू लोगों का जो धर्म है, यहूदियों का धर्म, क्रिश्चियन लोगों का धर्म और इस्लाम का
करने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वालों का जो धर्म है, ये इनको सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं। ये सेमेटिक रिलीजन्स, इनको रिलीजन्स कहते हैं क्योंकि वो रिलीजन में क्या, उसकी विशेषता क्या है, तो उसमें एक प्रॉफिट है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जैसे जुडाइज्म का टोरा है, क्रिश्चियनिटी का बाइबल है और इस्लाम का कुरान है। तो एक पर्टिकुलर बुक है, एक प्रॉफिट है। जू लोगों में मोसेस है, क्रिश्चियन लोगों में जीसस है और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद है। लेकिन भारत में अगर इस हिसाब से अगर देखते हैं तो भारत में कौन से एक, किसको हम प्रॉफिट कहें, तो हमारे यहाँ पर दशावतार की कल्पना है। वो मत्स्य अवतार से शुरू होकर के मत्स्य अवतार को के साथ शुरू होकर के भगवान बुद्ध के साथ, अब जो नया अवतार अभी तक नहीं हुआ ऐसा मानते हैं, जो काल की अवतार, ये जो 10 अवतारा की जो बात होती है उनको हम माने प्रॉफिट, या भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, या फिर हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवताएं हैं, इस प्रकार के देवताओं की बात हम करते हैं। तो अनेक सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड है, तो एक प्रॉफिट तो हमारा है नहीं। अच्छा, किताब की धर्म ग्रंथ की अगर बात करें, एक प्रिस्क्राइब्ड बुक, अगर रिलीजियस बुक की अगर बात करें, प्रिस्क्राइब्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करें, तो किसको माने हम वेदों को माने। 4 वेद, वेदों में भी 4 वेद है, उपनिषद बहुत सारे हैं, उसके बाद में अनेक सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें रामायण है, उसमें महाभारत है और अनेक सारे ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं। किसको एक प्रिस्क्राइब्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ माने, ये भी सवाल है। इसीलिए हम धर्म है, हिंदू फिलॉसफी, यह धर्म की फिलॉसफी है, वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन में एक प्रॉफिट है, एक पर्टिकुलर बुक है, और जो ये मानता है कि हमने वास्तविकता को ढूंढ लिया है, सत्य को ढूंढ लिया है, सत्य हमने खोज लिया है, और हर किसी को भगवान तक जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो भगवान तक पहुंच सकेगा, अन्यथा वो भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। और चूंकि आप लोगों को सत्य का एहसास नहीं हुआ, आपको सत्य का एहसास दिलाना ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आप अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो हम आपको फोर्स या इंडूसमेंट, जिसे हम कहेंगे बल का प्रयोग करते हुए या कुछ लालच दिखाते हुए हमें लाएंगे। वो जो कन्वर्जन की एक्टिव क्रिश्चियन जिस प्रकार से विश्व भर में जहां जहां गए हैं, जिस प्रकार से कन्वर्जन की एक्टिविटीज की है, वो उनका ये मानना है कि हमने अल्टीमेटली हमारा सत्य हमने ढूंढ लिया है भगवान तक पहुंचने का, इसलिए हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। इस्लाम में देखिएगा वही हो रहा है, जो अनेक जगह पे जो टेररिस्ट बन रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स बन रहे हैं, जिस प्रकार की सारी एक्टिविटीज बन रही है, उनका ये जो ISIS नाम का जो संगठन बन रहा है, ये उनका मानना क्या है? उनका तो मानना यही है कि हमने सत्य ढूंढ निकाला है। आप कैसे मान नहीं रहे हो सत्य को? मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मरना होगा। भारत की सभ्यता ये नहीं कहती है। भारत की सभ्यता कहती है एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अनेक रास्तों से उस सत्य का कथन किया गया है। वो कभी सत्य को कथन करने के लिए या सत्य की पूजा करने के लिए या उस परम ईश्वर जो जिसे ब्रह्म कहते हैं, या वो जो परम एक शक्ति है, उस शक्ति को जिसको कहते हैं कि शक्ति एक ही है, क्योंकि हम ये जो अनेक भगवान मानते हैं, अनेक अवतार मानते हैं, अनेक किताबें हमने मानी हैं, लेकिन हमारी कल्पना क्या है? एकोहम बहुश्याम। एकोहम बहुश्याम मतलब उसके मूल में एक ही भगवान है, एक ही चैतन्य स्वरूप है, वो अनेक रूपों में अवतरित हुआ है। एकोहम बहुश्याम, एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, वो अनेक रास्तों से, अनेक मार्गों से, अनेक मुखों से, अनेक पद्धतियों से उसका कथन होता है। अंतिमतः सत्य लेकिन एक ही जगह पे पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट जहां हुई थी, उस पार्लियामेंट में जाते हुए उनका जब भाषण हुआ था, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने कही थी, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और जितना समय उनको बोलने का मिला था उतना समय तो उनका तालियों से अपलाउड होता रहा, उनका स्वागत होता रहा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मैं उस जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है, वो मॉन्क्स का जो एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन से आता हूँ, उस एक आध्यात्मिक परंपरा का मैं एक अंग हूँ कि जो कहती है कि उन्होंने इंग्लिश में उस बात को कहा था, और वो शिव महिमा स्रोत जो है, शिव महिमा स्रोत से लेते हुए उद्धरण करते हुए उन्होंने कहा था, as the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea,
as the different streams having their sources in different places all mingle in the water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though may they appear, crooked or straight, all lead to thee. इसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान, आपकी प्रार्थना करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, वो स्ट्रेट हो सकते हैं, वो क्रुक्ट हो सकते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अंततः वो जो रास्ता है वो आप ही तक पहुंचता है। वो जो एकोहम बहुश्याम, एक तत्व है, एक चैतन्य है, वो अनेक रूपों में अवतरित हुआ है, वहां तक पहुंचता है, ये कहने वाली फिलॉसफी है। इसलिए ये मानने की हमें आवश्यकता है कि भारतीय फिलॉसफी ये कभी ये नहीं कहते कि हमने सत्य को ढूंढ निकाला है। एक जगह तो भारत की फिलॉसफी में, वेदों में जब संभाषण की बात होती है, वहां पर पूछा जाता है कि ये पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे हुआ, किसी को पता होगा क्या? शायद भगवान को पता होगा वो, लेकिन उसमें आगे चलकर वहां पर भी वो डाउट रेज करते, शायद भगवान को भी नहीं पता होगा, क्योंकि भगवान के आने के पहले भी लगता है कि पृथ्वी पहले ही निर्माण हुआ है पृथ्वी का। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान भी शायद नहीं जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए ये तत्व ये मानता है कि हमने सत्य की अंतिम जो बिंदु है, जो क्वांटम फिजिक्स भी आज की तारीख में मानता है, जो हिंदू फिलॉसफी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मत्स्य अवतार से लेकर के मत्स्य, वराह, कुर्म और फिर बाद में जो भी नरसिम्हा अवतार और बाकी जो दशावतारा की जो बात करते, वो कंप्लीटली साइंस के एवोल्यूशन के नज़दीक, साइंस के विकास उत्क्रांति के नज़दीक जाने वाली, एवोल्यूशन ऑफ साइंस के नज़दीक जाने वाली फिलॉसफी है। ये एको हम बहुश्याम जो कहता है कि एक चैतन्य है, अनेक रूपों में उसका विस्तरण हुआ है, उसका रूपांतरण हुआ है। ये जो बिग बैंग थ्योरी, जैसे देयर वाज अ बिग object which was floating freely and there was a bang and that was transformed into various forms, ये कहने वाला जो एको हम बहुश्याम नाम की हमारी जो कल्पना है, ये सभ्यता जो कभी ये सत्य को मानती नहीं। इसलिए हमारे राष्ट्र की कल्पना भी धर्म की कल्पना जो है उसमें निहित होती है, और हमारा धर्म है वो विविध धाराओं से बहने वाला और विविध धाराओं को साथ में समाहित करने वाला है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। इसी के साथ में हमारी फिलॉसफी में ये भी कहा गया है, मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हमारी फिलॉसफी में देखना होगा, इसलिए मैं फिलॉसफी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। हम कहते कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही एक कुटुंब है। और इतना ही नहीं तो हमने ये भी कहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को माता हमने कहा है, माता भूमिश्च पुत्रो अहम पृथ्व्या। कल्पना क्या है कि माता भूमिश्च पुत्रो अहम पृथ्व्या, मतलब भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। और जब भूमि को हम माता मानते हैं तो पर्यावरण को लेकर के हमारी कल्पना क्या होगी कि हम उतना ही चीज़ों का ग्रहण करें, हम जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा नहीं। पृथ्वी को जब माता कहते हैं तो माता का रिस्पेक्ट तो होगा ही। ये सब कल्पना सिर्फ हमारे इसमें है, हमारे तत्व, हमारे ही दर्शन में है, हमारे फिलॉसफी में है। अन्य जगह पे वो जो इंडस्ट्रियल रेनेसां का जब आता है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इन पर्टिकुलर, रेनेसां के बाद जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हुआ, तो आगे चलकर उनमें वी वांट टू कैप्चर द नेचर, वी वांट टू कॉन्कर द नेचर। प्रकृति पर हम कॉन्कर करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं। ये कल्पना वेस्टर्न कल्पना है। ऑन दी अदर हैंड हमारी जो कल्पना है ये मानती है कि माता भूमिश्च पुत्रो अहम पृथ्व्याः, माता भूमि है, मैं उसका पुत्र हूँ। वसुधैव कुटुंब, सारी वसुधा ही एक कुटुंब है, सारी विश्व कल्याण की कल्पना है। हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर नाम के एक महान संत हुए, जो भक्ति संप्रदाय में महाराष्ट्र में संत शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है, वो भी उनका जो पसायदान, ये जो उनकी जो रचना है, उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसकी शुरुआत में उन्होंने पसायदान लिखा जो है, उसकी प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी को भी माता ही कहा है और बोला है कि यहाँ पर जो जे वांछिल तोते लाहो, जो चाहेगा वो सब उसको प्राप्त हो। ये हमारी भक्ति संप्रदाय, जो भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर के वो पंजाब तक, पंजाब से लेकर के वो असम तक, शंकर देव और माधव देव महाराज जी थे, उनके तक की जो कल्पना है, ये कल्पना में वही
यही जो तत्व है, यही जो प्रिंसिपल है, वो हमारे फिलॉसफी से अवतरित होता है। ये हमारी फिलॉसफी का आधार है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो पहली बात की पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी माता है। ये सारी पृथ्वी जो है, ये सारी पृथ्वी में एक ही अस्तित्व है, एक ही चैतन्य है, एकोहम बहुसाम, एक ही चैतन्य है जो अनेक रास्तों में, अनेक रूपों में उसका अवतरण हुआ है। और आगे चल कर के हमारी फिलॉसफी ये भी मानती है कि हर मनुष्य के अंदर एक ही ईश्वर चैतन्यमान है। हर मनुष्य के अंदर एक ही ईश्वर चैतन्यमान है। इसका मतलब जो हम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो कल्पना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब वो जो ब्रह्म का जो पवित्रता है, जो सद्गुण है, वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। हम जब नमस्कार कहते हैं, नमस्कार, तो नमस्कार की कल्पना क्या है कि आप में जो ईश्वरीय तत्व है, उस ईश्वरीय तत्व के सामने मैं नमस्कार कहता हूं, मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसके सामने झुक जाता हूं। ये जो है कि हमने ये माना है, और एक बार मैं आपको दोहरा दूं कि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है उसका अस्तित्व एक है, वो भागवत स्वरूप है। दूसरा जो हमारी फिलॉसफी मानती है, मनुष्य के अंदर एक ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। हम हर मनुष्य में, प्रत्येक व्यक्ति में उस ईश्वर को, उस भगवान को हम देखते हैं। और ये मनुष्य जो कल्पना है, जो हमने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर, टॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, मैंने इसलिए भी कहा था कि मानवीय स्वभाव के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में वेस्टर्न फिलॉसफी में टॉमस हॉब्स ने क्या कहा था? ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, ब्रिटिश, नास्टी एंड सॉलिटरी। वो स्वार्थी है, स्वयं केंद्रित है, दूसरों पर अपना कब्जा बनाने वाला है। हमारी फिलॉसफी में कहा है कि मनुष्य के मन में सबके कल्याण की भावना होती है। मनुष्य सबके कल्याण की भावना मन में रखता है, और इसीलिए सृष्टि की विविधता में एकता है। भारत की सारी जो सृष्टि है उसकी विविधता में एकता है। अब ये जब फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी इसलिए कहाँ आई, ये लैंड कौन सी है, इसको भी हमें, क्योंकि ये फिलॉसफी है, उसको एक निश्चित स्वरूप अगर देना है, एक नई समय में हमको अगर उसको प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करना है, इस फिलॉसफी को, उस कल्पना को लेकर के स्वामी विवेकानंद शिकागो से जब भारत में आए थे, तो उन्होंने कोलंबो में, शायद मैं एग्जैक्टली उसको रिसाइट नहीं कर, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोलंबो के भाषण में, या फिर उन्होंने चेन्नई में जो भाषण किया था, उस समय मद्रास कहा जाता था, उस भाषण में उन्होंने कहा था, जो इंग्लिश में है, मैं उसको फिर बाद में हिंदी में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में कह दूं। उन्होंने कहा था, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोमेंटस देन द प्रॉब्लम्स इन एनी अदर कंट्री। भारत की जो प्रॉब्लम्स है भारत में, दे आर more momentous than any problems in any other country. In other countries, उनका ये कहना है, race, religion, language and government, all these together make a nation. ये चार चीजें जो है, race, religion, language and government, ये जो चीजें हैं, in other countries they make a nation. On the other, one common ground we have is our sacred tradition. लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा कॉमन ग्राउंड जो है, वो है इज आवर सेक्रेड ट्रेडिशन, एंड दैट सेक्रेड ट्रेडिशन इज आवर रिलीजन, दैट इज हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म क्या मानता है, मैंने अभी कहा है कि माता भूमिश्च पुत्रो अहम पृथिव्याः वसुधैव कुटुंबकम एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। ये जो कहने वाली हमारे जो फिलॉसफी है, वो हमारा जो रिलीजन है, वही हमारा एक कॉमन ट्रेडिशन है। That's the only common ground, and upon that we shall have to build. The unity in religion, therefore, is absolutely necessary as the first condition for the future of India. There must be recognition of one religion throughout the length and the breadth of this land. Union of India must be a gathering of its scattered spiritual forces. Nation in India must be a union of those whose hearts beat for nation in India to the same spirituality. तो भारत का अगर निर्माण करना है, तो उनका ये इस भाषण का सार यही था कि भारत का निर्माण करने में जो उसका तत्व जो होगा, वो तत्व जो है वो धर्म है, वो एक फिलॉसफी है। उसी फिलॉसफी के आधार पर हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण करना होगा। इसी के आधार पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1932 में, 1932 में उनका जो भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि
उन्होंने उस भाषण में कहा था कि ईच कंट्री हैज इट्स ओन इनर जियोग्राफी वेयर अ स्पिरिट ड्वेल्स एंड वेयर फिजिकल फोर्स कैन नेवर कॉन्कर इवन एन इंच ऑफ ग्राउंड। उन्होंने कहा था ईच कंट्री हैज इट्स ओन इनर जियोग्राफी। जो भारत की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, मैं उसको मैं समझाऊंगा भारत की ज्योग्राफी क्या है। सो ईच कंट्री हैज इट्स ओन इनर ज्योग्राफी वेयर अ स्पिरिट ड्वेल्स एंड वेयर फिजिकल फोर्स कैन नेवर कॉन्कर एन इवन इंच ऑफ ग्राउंड। तो जो एक स्पिरिचुअल ज्योग्राफी है भारत की, उस स्पिरिचुअल ज्योग्राफी की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि फिजिकल फोर्स से एक इंच ऑफ ग्राउंड भी कभी कॉन्कर नहीं किया जा सकता है। इसका जब वो बात कर रहे हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत में अनेक आक्रांताएं आए, बहुत सारे शुरुआत के आक्रांताएं यहाँ के आकर रह गए। कुछ लोगों को तो लगा कि हम पूरी तरह से इसको अन्य विचारधाराओं में या फिर इस्लाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी जो कोशिशें हो रही है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की विचारधाराओं को लेकर के चलने वालों का एक बड़ा समुदाय रहा है, लेकिन वो ये कर नहीं सके क्योंकि भारत का जो स्पिरिट है वो हमेशा जागृत रहा है। इसी बात को आगे दोहराते हुए उन्होंने गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको शुभेच्छाएं देते हुए उन्होंने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इंडिया इज नॉट मियरली अ ज्योग्राफिकल एंटिटी। भारत एक कोई ज्योग्राफिक एंटिटी नहीं है, बट इट्स अ लिविंग ट्रुथ। ये भारत एक लिविंग ट्रुथ है, जीता जागता एक सत्य है। भारत इज लिविंग ट्रुथ विच लिव्स, मूव्स एंड हैज। ये ऐसा एक जो फिलॉसफी है वो भारत की फिलॉसफी है, ये उनका मानना है। अब जब भारत की ज्योग्राफी की हम जब बात करते हैं तो हम ये अब कहेंगे कि भैया भारत की ज्योग्राफी तो साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, भारत की ज्योग्राफी इधर पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है। तो भारत की ज्योग्राफी में यूनिटी कहाँ है? भारत की ज्योग्राफी की यूनिटी को अगर हमें समझना है, भारत के स्पिरिट को अगर हमें समझना है, भारत के सांस्कृतिक एकता को हमें अगर समझना है, तो हमें भारत का जो सेक्रेड पिलग्रिमेजेस जो है उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बहुत पहले आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की जो स्थापना की है, कांची कामकोटि से लेकर के मुंगेरी से लेकर जगन्नाथपुरी से लेकर के जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगहों पर जो 4 जो मठ है, जो मठों की आदि शंकराचार्य ने जो स्थापना की है, उसमें भारत की ज्योग्राफी की कल्पना है, भारत की सांस्कृतिक एकता की कल्पना है। यहाँ पे जो शक्तिपीठ जो है भारत की तकरीबन 52 शक्तिपीठ जो है, 52 शक्तिपीठ, जो शक्तिपीठों की कल्पना है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिसे कहते हैं कि सिंधु से आसाम तक योगी शिला से मानसर, गूंजते हैं विश्व जननी प्रार्थना के ऊंचे सर। तो सिंधु से आसाम तक योगी शिला से मानसर तक की जो जमीन है, ये जो सेक्रेड पिलग्रिमेज है, वो हमारी सेक्रेड ज्योग्राफी है, जहां पर भारत का स्पिरिट बनता है। और इसीलिए इसी ज्योग्राफी और इसी फिलॉसफी को मानते हुए भारत का निर्माण होना चाहिए। ये भारत की राष्ट्र की कल्पना है, और ये भारत की राष्ट्र की कल्पना अभी की कल्पना नहीं है, ब्रिटिशों के आने के बाद की कल्पना नहीं है। भारत कोई नवराष्ट्र नहीं है, भारत कोई बहुराष्ट्र नहीं है। भारत एक सेक्रेड पिलग्रिमेजेस से जुड़ा हुआ एक चीर राष्ट्र है। जो तीसरा मैंने कहा कि भारत ये चीर राष्ट्र है, हमेशा इटर्नल राष्ट्र है, वो हमेशा था, है और रहेगा। और उसका जो आधार मूल्य जो है, उसके रूट में जो बस्ती जो एक स्पिरिट है, वो चैतन्य जो है, वो चैतन्य भारत का वो सांस्कृतिक विरासत है, जो 4 मठों में, शक्तिपीठों में, हमारे भक्ति संप्रदाय के विचारों में, हमारे तत्व ज्ञान में, हमारे दर्शन में, वो सारे दर्शन में वो नजर आती है। इस कल्पना को एक मूर्त स्वरूप देते हुए 1923 में वीडी सावरकर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने जो कल्पना रखी थी, और उन्होंने जो वो संस्कृत में उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि आ सिंधु सिंधु पर्यंतः, उन्होंने कहा था आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका मातृभू पितृभू पुण्यभू भूश्चैव वै हिंदू रीति स्मृता। उन्होंने कहा था कि आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका,
पितृभू पुण्यभू भुश्चे भुश्चे व सावय हिंदू रीति स्मृता। इसका मतलब हुआ कि सिंधु नदी से लेकर के दक्षिण में हिंदू महासागर तक, हिंदी महासागर तक, आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमि का, ये भारत का भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि को पितृभूमि पितृभू पुण्यभू भुश्चैव सा वह हिंदू रीति स्मृता, इसको जो पितृभूमि पुण्य भूमि मानता है वह हर कोई व्यक्ति जो है इस भारत भूमि का टुकड़ा है। और उनके जो भी 1937 से लेकर के 1945 के बीच में वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन भाषणों में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है, हम कोई थियोलॉजिकल स्टेट नहीं, क्योंकि हमारे थियोलॉजी जिस प्रकार से जो रिलीजियस थियोलॉजी की बात वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में होती है, पाश्चिमात्य परिप्रेक्ष्य में होती है, उस प्रकार का विचार हमारा नहीं है। हम एक सर्वधर्म समावेशक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है, जिसको शुरुआत में प्रियम्बल में आज जो हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे हमने कहा है, इज सॉवरेन द सेक्युलर सोशलिस्ट, सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये जो शब्द है 1975 के बाद वो जो इमरजेंसी का टाइम था, वो इमरजेंसी के टाइम में वो किसी भी प्रकार की चर्चा किए बिना, किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रोसीजर्स को फॉलो किए बिना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। लेकिन मूलतः हमारे प्रियम्बल में हमने कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तीनों शब्द थे। 1975 में ये क्या किया गया, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये शब्दों को जबरदस्ती से प्रियम्बल में घुसेड़ा गया। लेकिन ये तीनों शब्द है सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका उत्तर देते हुए जब नेहरू जी बड़े आग्रही थे कि हम सेक्युलर इस शब्द का इस्तेमाल करें, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा था, द रूट्स ऑफ माई फिलॉसफी डजंट लाई इन पॉलिटिक्स, The roots of my philosophy doesn't lie in politics but in my dharma या धम्मा, जिसकी कल्पना वो करते हैं, धम्म, बुद्ध धम्म की जो बात करते हैं। इसलिए लोकसभा का जो सभापति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर लिखा है कि धम्म चक्र प्रवर्तनाय, धम्म चक्र प्रवर्तनाय, ये जो लिखा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी वही कहते हैं कि रूट्स ऑफ माई फिलोसफी डू नॉट लाई इन पॉलिटिक्स बट इन धम्म या धर्म। जो भारतीय फिलॉसफी की जो धर्म की कंसेप्ट मैंने कही है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, माता भूमिष्ठ की बात करती है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती की बात करती है, और सर्वों की सबके कल्याण की बात करती है, उस फिलॉसफी में, उस धर्म में मेरे रूट्स बसते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इसलिए ये सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल प्रियम्बल में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो अब इसका ये सब कहते हुए अगर हम भारतीय इस राष्ट्र की कल्पना का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो वेदों के समय में से आया है। वेदों में अनेक प्रकार के राज्य जो रिपब्लिक राज्य हुआ करते थे उसकी कल्पना की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण में 25 नवंबर 1949 के भाषण में कहा था कि जब हम डेमोक्रेसी का स्वीकार करने जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ये डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए पूर्णतः कोई नई कल्पना नहीं है। इस प्रकार के जो रिपब्लिक स्टेट्स जो हुआ करते थे, राज्य जो थे, जहाँ प्रजासत्ताक राज्य थे, हमारे यहाँ पर हमेशा ही थे। राजा अगर हुआ भी होता तो वो नाम मात्र था। राजा पर एक राष्ट्रीय समाज जो हुआ करता था उसका अंकुश हुआ करता था राष्ट्र। इसीलिए अगर एक उदाहरण दिया जाता है, जब मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और उस राज्य उनको राज्य पर स्थापित करने में आर्य चाणक्य का बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये सब होते हुए भी आर्य चाणक्य प्रधानमंत्री होते हुए भी वो झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। तभी जाकर के उनके मोरालिटी में एक दम था और वो राज्य कैसे होना चाहिए इसका वो मार्गदर्शन भी कर सकते थे। तो हमेशा ये हमें समझने की आवश्यकता है कि ये राष्ट्र जो कल्पना है एक बृहद कल्पना है, व्यापक कल्पना है। उस राष्ट्र में राज्य थे। जैसे हमने कहा कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो
565 से ज्यादा यहाँ पर रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। देयर वर मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। उनको यूनियन, वो राज्य थे, लेकिन वो राज्य एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी जो कल्पना थी, उस कल्पना का एक अभिन्न हिस्सा थे। उसके वो एलिमेंट्स थे, उसके वो पार्टिकल्स थे। वो राष्ट्र नहीं थे, वो राज्य थे। राष्ट्र एक बृहद कल्पना है जो सिंधु से आसाम तक, योगी शिला से मानसर, ये जो भूमि का टुकड़ा है, जिसका स्पिरिट जो है हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बसता है, उस भूमि के टुकड़े में ये छोटे छोटे राज्य विभाजित थे। आज भी उसी प्रकार से है, जो हम, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स कहते हैं। आज भी उनको हम राज्य ही कहते हैं ना, उनको महाराष्ट्र राज्य, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। लेकिन उनको जोड़ने वाला जो हमारा स्पिरिचुअल फैक्टर जो है, वो एक बड़ा राष्ट्र है। और ये राष्ट्र लोगों के कल्याण का काम करेगा। ये राष्ट्र जो है वो क्या हेजिमोनिक या लोगों को अपने पैरों तले रोंदने वाला राज्य नहीं बनेगा। ऐसा बनेगा तो हमारी जो समाज शक्ति है, उस समाज शक्ति उस राज्य की व्यवस्था को कुचल देगी, या फिर उसको उठा के कुचल नहीं देगी, कुचल देगी जरा गलत शब्द है, उसको उठा के फेंक देगी और नई समाज व्यवस्था का निर्माण करेगी। हमने देखा है कि 1975 से 77 के बीच में यहाँ पर जो इमरजेंसी का समय था, तब हमारे लोगों ने बिल्कुल किसी को अंदाजा हुए बिना ही एक बड़ी, एक जो पार्टी की नेता थी, जिनका ये मानना था कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, लेकिन उनको भी उठा के हटा दिया था। और इस प्रकार से राष्ट्र की कल्पना भारत की जो है वो व्यापक है। राज्य एक उसके क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो पूर्ण नहीं है। तो भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इस प्रकार की ये सारी कल्पना है। तो हम अगर वेस्टर्न नेशन स्टेट की कल्पना को हम देखते हैं, तो वेस्टर्न नेशन स्टेट्स का नोशंस बहुत लिमिटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, उसका मर्यादाएं है। वो धर्म के आधार पर भी राष्ट्र को बना नहीं सके, तो उन्होंने भाषा के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण किया, और उस संकीर्णता की भावना को ही लेकर के और अपने राष्ट्रों का ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, इसलिए उन्होंने जिस प्रकार की जो भी कोशिशें की है, तो उन्होंने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में जाकर के वहां पर उपनिवेशवाद करके, कॉलोनाइज करके उन राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाया, वहां का शोषण किया। ऑन दी अदर हैंड भारत में इस प्रकार का कभी भी शोषण की प्रक्रिया नहीं रही, और यही इस शोषण की उनकी जो कल्पना थी, ये शोषण की कल्पना ने ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक मानव जाति का संहार करने की उन्होंने कोशिश की। आज भी इस प्रकार की कोशिशें उन्होंने, ये जो मल्टीकल्चरलिज्म नाम की जो फिलॉसफी आ रही है, उसके माध्यम से वो अपनी आइडियाज को कैसे जाकर के अन्य राष्ट्रों की आइडियाज पर हेजिमोनाइज करके उनको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीकल्चरलिज्म की कल्पना जो है, छोटे छोटे राष्ट्रों को, जो वीक राष्ट्र है, अशक्त राष्ट्र है, उनको उन्होंने स्वॉलो कर लिया है, उनको निगल लिया है। भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत को निगल तो नहीं सकेंगी, लेकिन भारत में भी इस प्रकार की कोशिशें भरसक हो रही है। तो इस प्रकार से भारत की कल्पना जो है सर्वसमावेशक है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है, एकम सत्विप्रहा बहुधा वदंती की कल्पना है, माता भूमिश्च पुत्रो वहम पृथ्विया, ये जो कहने वाली हमारी कल्पना है, ये जो व्यापक कल्पना है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमें सारी की सारी ही चीजें वेस्टर्न जो चश्मा है, उस चश्मे को पहनकर ही देख करके उसको समझने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी विरासत जो है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो इतने सालों से हमने जो संजोए रखी है, और हमको वो बचा कर भी रखी है, साथ में जोड़े भी रखती है, वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो हमको जोड़े रखती है। उस विरासत का आधार लेते ही हमें हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण करना है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्र किसी को निगलने वाला नहीं है, किसी को डर की भावना रखने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। सभी इसी भूमि के हैं, इसी भूमि को अपनी पितृभू पुण्य भू मानने वाले जो भी लोग होंगे इसी भूमि पर रहेंगे, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्पेस होगा। और ये इसलिए भारत को कहा जाता है इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस कल्चर्स। तो बहुत सारे लोग आए, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा।
जो चाहे जिस पद से आए, जहां से भी यहाँ पर शक आए, यहाँ पर कुषण आए, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो होड़ आए और भयंकर खतरनाक वो आक्रांत आए थे, भयंकर वो वायलेंट थे, क्रुएल थे। यहाँ आने के बाद वो शैवपंथीय बने, या जो ग्रीक राजा मिनिएंडर था, जो मिलिंद बन गया, वो बुद्धिस्ट बन गया, वो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गया। यहाँ पे जो भी रह रहे वो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा अगर बने, यहाँ के समान मान चिन्हों को मानने की कोशिश करे, यहाँ के समान परंपराओं पर उनका अगर विश्वास हो, इसी के राष्ट्र को अपना राष्ट्र माने और शत्रु और मित्र का भाव भी अगर वो समान रहे, तो हमारा राष्ट्र समावेशक राष्ट्र है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ज़रा ज़्यादा ही समय ले लिया है, आपने मुझे इतनी पेशेंस के साथ, इतने संयम के साथ सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। धन्यवाद।